हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रश्मि पवार। आज सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 स्टार्ट करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन को प्रेस करना है ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 8। तो यहाँ हमें बात करनी है इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब आप कोई भी गेम खेलें तो उसके अपने अपने रूल्स होते हैं। हर एक गेम में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट की प्रॉपर रनिंग के लिए सोसाइटीज़ को कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में जहाँ पर कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते हैं एक साथ मिल करके, तो ये रूल्स जनरली बनाए जाते हैं आम सहमति से एंड होते हैं रिटन फॉर्म में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिटन या कई बार अनरिटन भी होता है डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके द्वारा एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। और कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी एम होता है ना, वो मेंटेन करना होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, पीस को, सॉलिडरिटी को कंट्री की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, उसकी पावर्स को, उसके फंक्शंस को, लोगों की राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोसाइटी को एक साथ जोड़ के रखता है, सभी कम्युनिटीज़ को इक्वली ट्रीट करके। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री को क्यों फॉलो करना होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, इसको जान लेना ज़रूरी है। तो पहला जो होता है वो होता है कि ये डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के बेसिक नेचर को। तो इसके अंदर वो आइडियल्स होते हैं कि सभी सिटीजन्स जिनको बिलीव करते हों और एग्री करते हों। तो अलग अलग एलिमेंट्स नॉर्मली कंट्री को बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा डिफाइन करता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, उसके प्रिंसिपल्स को, कि सभी जो सिटीजन्स हैं जिसमें एग्री करें। तो इसको ना नेपाल के एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल एक नेशन जो कि पड़ता है इंडिया के नॉर्थ में। नेपाल में मोनार्कियल सिस्टम रहा जिसमें कि सभी पावर्स किंग्स में होती थी। अब ये जो है चलता रहा। 1990 में आते आते एक अनरेस्ट फैल गया इस सिस्टम के खिलाफ। तो किंग जो था वो हेड होता था स्टेट का, और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता था वो गवर्नमेंट को रन करता था। ये सिचुएशन चलती है 12 ईयर्स तक, 2002 तक, जब राजा जो ज्ञानेंद्र था वहाँ पर उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला दी और कोशिश करी उसने पूरी गवर्नमेंट का जो था उसको सब अपने अंडर लेना उसने स्टार्ट कर दिया। तो 2006 में आकर के इसके खिलाफ एक अनरेस्ट फैल गया पूरी कंट्री में। लोगों ने इसका खिलाफत करनी शुरू कर दी एंड एक इस्टेब्लिशमेंट की, जो डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसकी डिमांड आने लगी। नेपाल के लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया अर्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उसको एक्सेप्ट करने से, क्योंकि इसमें क्या था कि कोई भी ऐसा आइडियल रिफ्लेक्ट नहीं होता था जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। फाइनली राजा को अपनी सारी पावर्स खो देनी पड़ी। 2008 में नेपाल ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें कि प्रेसिडेंट हेड होने लगा स्टेट का। तो सेकंड जो है रोल जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिस्क्राइब करे। ऊपर जो एग्जाम्पल आपको दिया, नेपाल में मोनार्कियल सिस्टम जहाँ पर किंग्स और उसके मिनिस्टर सभी डिसीजन लेते थे। फिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले करे। इसके अंदर होते हैं गाइडलाइंस रिप्रेजेंटेटिव के सिलेक्शन के लिए, पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक सिस्टम को रखता है जिसमें कि चेक एंड बैलेंस रहता है कि कोई भी पावर एंड अथॉरिटी जो उसको मिल रही है उसका मिसयूज़ ना करे। कई बार क्या होता है कि अनलिमिटेड अथॉरिटी मिलने से अनफेयरनेस भी होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं
जिसमें वो रूल्स होते हैं जो लोगों के, जो वहाँ के सिटीज़न के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, अथॉरिटी मिसयूज़ ना कर ले, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या पॉलिटिशियन है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करें। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो प्रभावशाली सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो उनके ऊपर ओवर पावर ना हो जाए। तो ये इसके अंदर आते हैं दोनों तरह से, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी में क्या होता है कि एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इंट्रा कम्युनिटी मतलब एक ही ग्रुप में जो प्रभावशाली लोग हैं वो सेम कम्युनिटी के लोगों को दबाएं नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नाम से, वो अपने कॉलोनी के पास वाले एरिया में जो स्लम एरिया में बॉयज़ रहते हैं उनको कॉलोनी के पार्क में खेलने से रेस्ट्रिक्ट करती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ डिस्क्रिमिनेशन का, किसके खिलाफ? जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से रोक लगाता है डिस्क्रिमिनेशन पर, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई पर्सन, क्रीड, कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर, किसी भी क्लास या रेस का हो। दूसरा की रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं रूल्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, उनको सेफ गार्ड, जो लोगों की चॉइसेस के खिलाफ हो उनको, उनसे सेफ रखना कंट्री को, जिसमें कि कंट्री बिलीव करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, ये तो ऑल ओवर बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। 1943 कांग्रेस आगे आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड के साथ, जो बनाया जाए केवल इंडियंस के लिए। उसने एक अपनी डिमांड रखी कि एक असेंबली बनाई जाए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो। तो ये फाइनली बन जाती है दिसंबर 1946 में, और प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में 300 मेंबर्स रेगुलरली मिलते रहे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए इंडिया के, इस विज़न से कि जो फ्री इंडिया है उसमें एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लगभग 3 इयर्स लग जाते हैं इसके पूरे निर्माण में, और फिर 26 नवंबर 1949 को इसको अप्रूवल मिल जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब जो इसको फ्रेम कर रहे थे उन्होंने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए। वो क्या थे? इंडिया एक कंट्री है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं, सबके अपने अपने रिलीजन्स हैं, अपने अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया जाना था, तो उसमें कंट्री में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी उस समय पर चल रहा था, पार्टीशन निश्चित हो गया था कि होना है। तो इस बीच में सारी चीज़ों को एक बैलेंस में रखना था। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनका फ्यूचर नहीं पता था, तो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन की थी वो बड़ी ख़राब थी उस समय। तो फ्रेमर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था कि लोगों का जो फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो रोल हो वो भी पता चले, एंड पॉवर्टी को भी हटा देना है। कुछ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा कुछ सुधार करने हैं समाज में, और साथ साथ यूनिटी भी मेंटेन करनी है। अपने डाइवर्सिटी जो हमारी इंडिया की एक स्पेशलिटी है उसको भी प्रिजर्व करके रखना है, उसको भी बचाए रखना है। तो ये चैलेंजेस थे जो फ्रेमर्स ने फेस किए उस टाइम पर। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड इसका सेकंड पार्ट जिसमें फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके।